Assalamualaikum dear students. Today our topic is about the nuclear reaction. आज हम न्यूक्लियर रिएक्शन एक्सप्लेन करेंगे, इसके साथ साथ हम न्यूक्लियर एनर्जी और उसमें एक टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे दैट इज़ न्यूक्लियर फिशन। तो आज हमारे यही टॉपिक्स रहेंगे। तो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है? जैसे हमने केमिकल रिएक्शन देखी है, तो केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स ऐड होते हैं और हमें कुछ प्रोडक्ट्स देते हैं। बट न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है कि इसमें ये होता है कि एक स्टेबल न्यूक्लियर कन्वर्ट होता है किसी दूसरे न्यूक्लियर में। जब उसे हम बम्बार्डमेंट करते हैं किसी प्रोजेक्टाइल से, यानी कि जो पार्टिकल होगा जिसके पास हाई एनर्जी होगा, जो डीप पेंट्रेट होगा न्यूक्लियस में, तो उस वजह से ये स्टेबल न्यूक्लियर किसी दूसरे न्यूक्लियर में कन्वर्ट होता है, तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन अगर हम एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है? प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए स्टेबल न्यूक्लियर। तो ये पहले से स्टेबल होता है, इसे हम क्या करते हैं, ये स्टेबल न्यूक्लियर किसी दूसरे न्यूक्लियर में कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट्स इनटू अनदर न्यूक्लियर। मगर ये प्रोसेस किससे होती है? जब हम इसे किसी हाई एनर्जी पार्टिकल से, मतलब जब हम कोई हाई एनर्जी पार्टिकल स्टेबल न्यूक्लियस में पेंट्रेट करते हैं, तो उस वजह से ये कन्वर्ट होता है किसी दूसरे न्यूक्लियर में। तो उससे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं हम प्रोजेक्टाइल। यानी कि जो कोई पार्टिकल होगा हाई एनर्जी पार्टिकल, जो इस न्यूक्लियस को कन्वर्ट करेगा किसी दूसरे न्यूक्लियर में। तो सबसे पहली न्यूक्लियर रिएक्शन रदरफोर्ड ने दी थी, यानी कि जो सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्शन हमने देखी वो रदरफोर्ड ने डिस्कवर की थी। तो रदरफोर्ड ने पहली न्यूक्लियर रिएक्शन देखी थी, रदरफोर्ड इन 1919। इसमें इसने पहली न्यूक्लियर रिएक्शन ऑब्जर्व की, यानी कि कैसे हम एक स्टेबल न्यूक्लियर को कन्वर्ट करेंगे किसी दूसरे न्यूक्लियर में। तो क्या चाहिए हमें उसके लिए? हमें उसके लिए ये बम्बार्ड करना पड़ेगा इस स्टेबल न्यूक्लियर को, किससे? प्रोजेक्टाइल से। तो अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन की एग्जांपल देखेंगे, फॉर एग्जांपल कैसे एक स्टेबल न्यूक्लियर कन्वर्ट होता है। अगर हम एक अल्फा पार्टिकल लेंगे, इस अल्फा पार्टिकल से हम बम्बार्ड करेंगे प्लस एल्युमिनियम को, तो ये था स्टेबल न्यूक्लियर। एल्युमिनियम हियर इज स्टेबल न्यूक्लियर। तो इसे हमने बम्बार्डमेंट किया किससे? एक अल्फा पार्टिकल से। तो ये कन्वर्ट होता है दूसरे न्यूक्लियर में, यानी कि सिलिकॉन में कन्वर्ट होता है। तो सिलिकॉन की मास नंबर है 14, एटॉमिक नंबर है 14, तो मास नंबर उसकी 30, प्लस एक प्रोटॉन देता है और एनर्जी देता है इसके साथ। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में हम बाद में देखेंगे कि क्या क्या कंजर्व होना चाहिए, कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज। अगर हम एक और एग्जांपल लेंगे कि यही अल्फा पार्टिकल लेंगे, इस अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे, यानी कि बम्बार्ड करेंगे नाइट्रोजन पे, तो ये कन्वर्ट करता है इसे ऑक्सीजन में और देता है एक प्रोटॉन प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। तो क्या किया हमने? ये दोनों स्टेबल न्यूक्लियर थे, एल्युमिनियम भी स्टेबल था, नाइट्रोजन भी स्टेबल था। इसे बम्बार्ड किया हमने अल्फा पार्टिकल से, जिसे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ये इसे कन्वर्ट करता है किसी दूसरे न्यूक्लियस में। तो यहाँ से हमें मिला सिलिकॉन, यहाँ से मिला हमें ऑक्सीजन, एक प्रोटॉन और एक के साथ भी प्रोटॉन, और एनर्जी मिली। तो अब पहले देखेंगे हम कि कौन सी क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज कांस्टेंट रहनी चाहिए, यानी कि कंजर्व्ड इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन। तो जैसे हम केमिकल रिएक्शन में देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहनी चाहिए, जैसे मास, एनर्जी, नंबर ऑफ एटम्स बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस, वो कंजर्व होने चाहिए। तो यहाँ क्या क्या कंजर्व रहना चाहिए? तो सबसे पहले कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी? अगर हम देखेंगे तो एटॉमिक मास कंजर्व रहना चाहिए, एटॉमिक मास Z, यानी कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होगी इसमें बिफोर कितने थे, यानी कि पहले कितने चार्जेस थे इसमें, बाद में भी उतने चार्जेस मिलने चाहिए। तो अगर हम इस प्रोसेस को देखेंगे तो कितने प्रोटॉन्स थे बिफोर, तो बिफोर लिखेंगे, क्यों बिफोर लिखेंगे हम
रिएक्टेंट्स की चार्ज कितनी थी, इसके 2 चार्ज थे और इसके 13, तो हुए 2 + 13 विच इज इक्वल टू 15। तो पहले मिलेंगे हमें 15 चार्ज आफ्टर, तो अगर हम देखेंगे क्यों आफ्टर द प्रोसेस, जब ये न्यूक्लियर रिएक्शन हुई तो कितने चार्जेस है 14 + 1, तो वो फिर से हमें मिले 15। तो फिर से हमें 15 चार्जेस मिल रहे। तो सबसे पहले जो क्वांटिटी यानी कि फिजिकल क्वांटिटी वो है एटॉमिक मास, वो कंजर्व रहना चाहिए। तो इसके बाद अगर हम इस प्रोसेस में देखेंगे तो अगर हम यहां देखेंगे दूसरी प्रोसेस में, तो दूसरी प्रोसेस में भी पहले कितने चार्जेस है क्यू बिफोर, तो वो है 2 प्लस इसके कितने हैं 7 विच इज 9। तो पहले हमारे पास 9 चार्जेस है। तो आफ्टर अगर हम देखेंगे क्यू आफ्टर, तो वो फिर से हमें मिलने चाहिए कितने 9, इट इज 8 + 1 विच इज 9। तो हमने देखा इस न्यूक्लियर रिएक्शन में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है इसकी वो है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास कंजर्व रहना चाहिए, यानी कि पहले कितने चार्जेस थे और बाद में जिस न्यूक्लियस में ये कन्वर्ट हुआ उसमें कितने चार्जेस होने चाहिए, वो बराबर होने चाहिए। तो नंबर 2 इट इज मास नंबर, यानी कि एटॉमिक मास कंजर्व रहना चाहिए ए। तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो वो भी सेम होने चाहिए। अगर हम इसी रिएक्शन को देखेंगे तो इसकी मास नंबर कितनी है 4, इसकी मास नंबर है 27। तो अगर हम देखेंगे ए बिफोर, मास नंबर बिफोर कितना था, तो वो था पहले इसमें 2, इसमें 4, इसमें 27, तो हुए 4 + 27 विच इज 31। तो मास नंबर पहले 31 था, तो आफ्टर भी 31 मिलना चाहिए। तो ए आफ्टर कितना होना चाहिए, वो हुए 30 + 1, तो वो फिर से हुए 31। अगर हम इस प्रोसेस में देखेंगे दूसरी, तो यहाँ है 4 और यहाँ है 14, तो हुए टोटल 18। तो बिफोर मास नंबर कितना है रिएक्टेंट्स का, वो है 18। तो यहाँ अगर हम देखेंगे 17 + 1 विच इज अगेन 18। तो दोनों रिएक्शंस में हमने देखा कि पहले तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर Z कांस्टेंट रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एटॉमिक मास कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी कि कंजर्व होना चाहिए कि पहले कितने थे और बाद में कितने हैं। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे नंबर 3 वो है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होनी चाहिए। नंबर 3 क्वांटिटी कौन सी कंजर्व रहनी चाहिए न्यूक्लियर रिएक्शन में, लीनियर मोमेंटम, यानी कि पहले कितनी लीनियर मोमेंटम थी रिएक्टेंट्स की, फिर बाद में कितनी हुई उनकी, तो वो समेशन ऑफ मोमेंटम शुड बी कांस्टेंट दैट इज 0। तो ऐसी नंबर 4th क्वांटिटी दैट इज एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम रिएक्टेंट्स की कितनी थी, तो प्रोडक्ट्स की भी उतनी होनी चाहिए, दैट इज समेशन ऑफ L, वो भी कंजर्व होनी चाहिए। तो ये है 4 क्वांटिटीज जो कंजर्व रहनी चाहिए एक न्यूक्लियर रिएक्शन में। इसके बाद अगर हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए केमिकल रिएक्शन एंड ए न्यूक्लियर रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है और न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है, इनमें कौन सा फर्क होता है। तो पहले अगर हम देखेंगे कि कौन सा फर्क है, वो तो एक क्वांटिटीज पे भी हमें, यानी कि जो हमने फिजिकल क्वांटिटीज कहा कि कंजर्व रहनी चाहिए, उनमें भी फर्क होना चाहिए, यानी कि वो भी डिफरेंशिएट करेंगी एक केमिकल रिएक्शन को न्यूक्लियर रिएक्शन के साथ। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे केमिकल रिएक्शन। तो फर्क क्या है इन दोनों में। अगर हम केमिकल रिएक्शन में देखेंगे तो नंबर फर्स्ट अगर हम देखेंगे, इसमें कोई नया एलिमेंट नहीं बनता है, यानी कि नो न्यू एलिमेंट इज फॉर्म्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, हमने हाइड्रोजन को ज्वाइन किया ऑक्सीजन के एक साथ, तो हमें क्या मिला H2O। तो यहां पे लिखेंगे 2, दैट इज वो हुए 2H2O, H2, तो यहां हुए 2। तो बैलेंस करके यानी कि 4 हाइड्रोजन
और 2 ऑक्सीजन मिलते हैं तो हमें मिल रहा है वाटर। तो पहले क्या हमने देखा कि हाइड्रोजन ऐड हुआ ऑक्सीजन के साथ, वो दोनों मिलके एक कंपाउंड बना लिया वाटर। पर इसमें नया कोई एलिमेंट हमने डिस्कवर नहीं किया, यानी कि ये तो पहले से ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए, एक कंपाउंड मिला, तो नो न्यू एलिमेंट इज फॉर्मड। तो केमिकल रिएक्शन में कोई नया एलिमेंट नहीं बनता है, बट यहाँ हमने देखा कि न्यू एलिमेंट इज फॉर्मड, तो यहाँ नया एलिमेंट बनता है, जो हमने अभी एग्जाम्पल्स दी। फॉर एग्जाम्पल अगर हीलियम यानी कि अल्फा पार्टिकल या हीलियम न्यूक्लियस, इसे हमने प्रोजेक्ट किया था नाइट्रोजन पे, तो हमें क्या मिला था, यहाँ ऑक्सीजन मिला था और एक प्रोटॉन मिला था। तो यहाँ एक न्यू सबस्टेंस बनती है, यानी कि नाइट्रोजन कन्वर्ट हुआ ऑक्सीजन में। तो ये पहली डिफरेंस होती है केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन में। अगर हम दूसरी देख लेंगे, दूसरी डिफरेंस, तो यहाँ क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि बिफोर कितने थे और आफ्टर कितने हैं, दोनों बराबर होने चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स शुड बी सेम। तो पहले कितने एटम मिले थे, यानी कि अगर हम यहां देखेंगे तो 4 मिले थे, 4 हाइड्रोजन मिले थे और 2 ऑक्सीजन मिले थे, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स। तो बाद में हमने जब देखा तो हमें फिर से 4 हाइड्रोजन मिले और फिर से 2 ऑक्सीजन मिलते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स शुड बी सेम। यानी कि पहले रिएक्टेंट्स में कितने मिलते हैं एटम्स, वो बराबर होने चाहिए प्रोडक्ट्स के। बट यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने यहाँ देखा कि एटॉमिक नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या चार्ज Z एंड मास नंबर A, वो कंजर्व होने चाहिए, शुड बी सेम। तो अभी हम दिखा रहे थे वो सेम होने चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन बैलेंस्ड है। और यहाँ क्या कहेंगे कि अगर एटम सेम हुए तो तब ये बैलेंस है, केमिकल रिएक्शन। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ एनर्जी एक्सचेंज, यानी कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे तो एनर्जी एक्सचेंज हमें मिलता है स्मॉल। एनर्जी एक्सचेंज, कितनी एक्सचेंज करेंगे ये एनर्जी, आकर स्मॉल, तो वो कम आती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में हमें मिलती है, दैट इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम। यानी कि एक एटम जो एनर्जी एक्सचेंज करेगा जब ये न्यूक्लियर रिएक्शन में कोई नया कंपाउंड देगा हमें, तो इसकी एनर्जी एक्सचेंज, यानी कि ये एनर्जी देता है या एब्जॉर्ब कर लेगा, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ये एब्जॉर्ब करता है या हमें एनर्जी देता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। बट अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन में देखेंगे तो न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी एक्सचेंज जो होता है वो ज्यादा होता है, एनर्जी एक्सचेंज ऑकर्स मैक्सिमम। किन में आता है, वो होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, बट पर न्यूक्लियन या न्यूक्लियस, कि जब न्यूक्लियस कन्वर्ट हो रहा है, एक स्टेबल न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, तो जब वो एनर्जी एक्सचेंज करता है, अब्जॉर्ब कर लेगा या हमें वहां से एनर्जी देगा, तो इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में देता है, क्योंकि वहां न्यूक्लियन एक्सचेंज होते हैं और यहाँ एटम्स एक्सचेंज होते हैं इन केमिकल रिएक्शन। तो ये थी कुछ डिफरेंस बिटवीन किनके दरमियान, केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन के दरमियान। अब जो हमें यहाँ से ये एनर्जी मिली, यानी कि जब हम न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ रहे थे तो हमें यहाँ से कुछ एनर्जी मिलती थी, से दिस इज क्यू। तो ये जो एनर्जी होती है इसे कहते हैं हम न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी हमें 2 तरीकों से मिलती है, एक तो न्यूक्लियर फिशन से और दूसरी होती है न्यूक्लियर फ्यूजन से। तो यहाँ क्या पढ़ने जा रहे हैं हम आज पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिशन। तो न्यूक्लियर एनर्जी, तो कौन सी एनर्जी होती है जो वहां से हमें कुछ मास खो के दिखेगा, यानी कि जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, अभी एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा। तो जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं वहां कुछ मास गायब होता है, मास डिफेक्ट आता है। तो वो मास डिफेक्ट किस फॉर्म में मिलता है हमें, न्यूक्लियर एनर्जी की। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे कि कौन सी एनर्जी होती है ये, तो ये एनर्जी होती है जो हम ऑब्टेन करते हैं,
एनर्जी obtained from conversion of nuclear mass। तो जो न्यूक्लियर मास में हमें डिफेक्ट दिखेगा, यानी कि जब हम देखेंगे कि जो रिएक्टेंट्स थे उन्होंने एक प्रोडक्ट दिया, न्यूक्लियर रिएक्शन हुई, तो उसमें हमें कुछ मास डिफरेंस आती है जिसे हम मास डिफेक्ट कहते हैं। वो मास डिफरेंस किस फॉर्म में हमें मिलती है? वो मिलती है हमें एक एनर्जी के फॉर्म में जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। तो सबसे पहले जो हम न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं, इट इज न्यूक्लियर फिशन, यानी कि ब्रेक डाउन होना, फिशन। तो न्यूक्लियर फिशन क्या होती है? ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियर की हमने देखी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर बहुत कम होती है, तो अनस्टेबल होता है, तो वो कन्वर्ट होता है दो लाइट न्यूक्लियर में। मगर उन दो लाइट न्यूक्लियर की जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो अब ज़्यादा होगी तो स्टेबल बनेंगे, बट जितनी पहले मास थी उतनी ही मास उनकी रहेगी। तो न्यूक्लियर फिशन क्या होता है? स्प्लिटिंग, या हम कहते हैं ब्रेक डाउन, स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियर। तो पहले ही हमें मालूम है हैवी न्यूक्लियर जो है उसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर बहुत कम है, तो अनस्टेबल है। तो ये स्प्लिट होता है इनटू टू न्यूक्लियर में, टूट जाता है दो न्यूक्लियर में। उनकी मास जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए जो पहले टूट गया, यानी कि रिएक्टेंट की जो मास होगी इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो उनकी मास सेम होनी चाहिए, क्योंकि पहले ही हमने देखा कि कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर होना चाहिए, यानी कि एटॉमिक मास। तो ये दो न्यूक्लियर में स्प्लिट होता है और उनकी जो मास है वो पहले रिएक्टेंट्स के मास के बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो न्यूक्लियर फिशन है इसे किसने, तो इसे डिस्कवर किया था ऑटो हर्न एंड स्ट्रसमैन ने इन 1939। 1939 में इन्होंने एटम बम बनाया था। तो कैसे बनाया था? दैट इज कि उन्होंने देखा कि एक हैवी न्यूक्लियर जो है वो स्प्लिट होती है टू न्यूक्लियस में जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है, तो स्टेबल होते हैं बट सेम मास देते हैं। तो ऑटो हर्न एंड स्ट्रसमैन ने 1913 में जब ये स्टडी किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक यूरेनियम लिया जिसका एटॉमिक नंबर 92 है और मास नंबर 235। इस पे इन्होंने प्रोजेक्ट किया एक न्यूट्रॉन। तो क्या हुआ, ये न्यूट्रॉन जो था, अभी बाद में कहूंगा, ये एक थर्मल न्यूट्रॉन होता है। तो इन्होंने इस यूरेनियम को कन्वर्ट किया, यूरेनियम 92 बट मास नंबर 236। तो ये जो बनता है ये एक अनस्टेबल न्यूक्लियर मतलब आइसोटोप बनता है इसका। इसके बाद तो फिर ये इन्होंने देखा कि ये जो यूरेनियम है ये ब्रेक डाउन होता है और यहां से मिलता है हमें क्रिप्टन, एटॉमिक नंबर 36 बट मास नंबर 92। इसके अलावा क्या मिलते हैं हमें, यहां से हमें 3 न्यूट्रॉन्स मिलते हैं और बहुत सारी एनर्जी भी मिलती है। तो 3 न्यूट्रॉन्स मिलते हैं और बहुत सारी एनर्जी मिलती है। तो जिस एनर्जी को हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। तो पहले ही कहा था कि मास, इसमें मास डिफेक्ट आएगा, वो अभी हम बाद में देख लेंगे। तो क्या होता है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक न्यूट्रॉन लिया, बट इस न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं पहले यही समझेंगे। ये जो न्यूट्रॉन होता है इट इज थर्मल न्यूट्रॉन। तो थर्मल न्यूट्रॉन हम कैसे बनाते हैं, पहले ही मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन में कहा था कि थर्मल न्यूट्रॉन कैसे बनता है। अभी यहां फिर से कह रहा हूं कि कैसे बनेगा। जब हमारे पास एक फास्ट न्यूट्रॉन होता है तो इस फास्ट न्यूट्रॉन की स्पीड जो होती है उसे हम कम कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास एक फास्ट न्यूट्रॉन है उसकी स्पीड हम कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, मॉडरेटर से। तो मॉडरेटर जो होते हैं, कौन मॉडरेटर का काम करेगा, या तो हैवी वाटर करेगा या ऑर्डिनरी वाटर करेगा या ग्रेफाइट। तो क्या होता है, जब ये फास्ट न्यूट्रॉन आता है इसे किसी मॉडरेटर से पास कर दो, तो जो ये मॉडरेटर्स में एटम्स होते हैं, ये जब इसमें पास हुआ तो ये अपनी वेलोसिटी किनको देता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ द मॉडरेटर को। तो जिस वजह से इसकी स्पीड कम होगी, मॉडरेटर में जो मॉलिक्यूल है उसकी स्पीड बढ़ेगी।
यानी कि V मॉडरेटर कहेंगे हम, उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो कुछ टेम्परेचर के बाद यानी कि कुछ टाइम के बाद दोनों का टेम्परेचर सेम आता है, यानी कि इसकी और इसकी मॉडरेटर और फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की जो इसके अंदर है इसकी स्पीड कम होती है और इक्विलिब्रियम में आता है, तब इसे हम कहते हैं थर्मल न्यूट्रॉन। तो थर्मल न्यूट्रॉन, तो एक थर्मल न्यूट्रॉन बनता है। तो थर्मल न्यूट्रॉन जब इसमें जाएगा तो वो क्या करता है, वो यूरेनियम 235 को 236 में कन्वर्ट करता है, जिस वजह से वो अनस्टेबल बनता है और क्रिप्टन और बैरियम में कन्वर्ट होता है। यानी कि क्रिप्टन और बैरियम में वो कन्वर्ट होता है, Ba बैरियम में कन्वर्ट होता है और हमें बहुत सारी एनर्जी वहाँ से मिलती है। तो कैसे बताएंगे हम इसे कि इन्होंने ऐसा किया था कि थर्मल न्यूट्रॉन को इन्होंने पास किया यूरेनियम से, तो वहाँ से हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। तो अब इसे एक्सप्लेन किससे, यानी कि थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन क्या होती है। तो अब हम थ्योरी पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिशन की। तो जो थ्योरी है न्यूक्लियर फिशन की उसे एक्सप्लेन किया था बोहर ने और व्हीलर ने, यानी कि दो साइंटिस्ट थे, नील्स बोहर और व्हीलर। इन्होंने कहा कि कैसे ये न्यूक्लियर फिशन होता है, असल में इसकी थ्योरी इन्होंने एक्सप्लेन की। तो इन्होंने क्या कहा, जो थ्योरी थी वो बोहर एंड व्हीलर, इन्होंने एक्सप्लेन की इसकी थ्योरी। इन्होंने इसे रिजेंबल किया। इन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस है उसे हम एक लिक्विड ड्रॉप मान लेंगे। तो इन्होंने बनाया लिक्विड ड्रॉप मॉडल। उस मॉडल में इन्होंने कहा कि कैसे एक न्यूक्लियर फिशन होता है। तो न्यूक्लियर ड्रॉप, इन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस है उसे हम एक ड्रॉप कंसिडर करेंगे, यानी कि कंसिडर न्यूक्लियस एज ए ड्रॉप। तो इसे एक ड्रॉप, वाटर ड्रॉप की तरह ट्रीट करो न्यूक्लियस को। जो हमारे पास एटॉमिक न्यूक्लियस होगा उसे हम एक वाटर ड्रॉप की तरह कंसिडर करेंगे। वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होगी, इट इज इनकम्प्रेसिबल ड्रॉप, इट इज इनकम्प्रेसिबल ड्रॉप। इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, इसमें चार्ज है, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, बट बनी किससे है, यानी कि न्यूक्लियर लिक्विड। ये एक न्यूक्लियर लिक्विड जैसा होगा। तो हम देखते हैं कि जब हम हाइड्रोडायनामिक्स पढ़ते हैं, खास करके हाइड्रोस्टैटिक्स, हमें मालूम होता है कि व्हाई वाटर ड्रॉप हैज ए स्फेरिकल शेप। तो सरफेस टेंशन की वजह से उसकी स्फेरिकल शेप होती है। तो इन्होंने भी क्या कहा, बोहर और व्हीलर ने, कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल बनाया। इन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियस को कंसिडर करेंगे एज ए वाटर ड्रॉप, उसी की जैसा। वो इनकम्प्रेसिबल ड्रॉप होगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होगा, उसमें चार्जेस होंगे, तो न्यूक्लियर लिक्विड का बना होगा। तो अब हम इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि इस जो लिक्विड है इसमें दो फोर्सेस है। एक तो न्यूक्लियर फोर्स है, तो न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स। तो इसे रिजेंबल कर लो जो हमारे पास सरफेस टेंशन फोर्स होता है, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। तो ऐसे इन्होंने लिक्विड ड्रॉप यानी कि जो ड्रॉप बनाया, कहा कि जो इसे सरफेस टेंशन तो इसे स्फेरिकल शेप देगी, बट न्यूक्लियस में सरफेस टेंशन की फोर्स की जगह कौन काम करेगा, इट इज न्यूक्लियर फोर्स। तो ये इसका काम क्या है, टू मेंटेन द शेप ऑफ न्यूक्लियस। इसका काम है मेंटेन करना शेप, मेंटेन द शेप ऑफ न्यूक्लियस। यानी कि अगर हमारे पास न्यूक्लियस कैसा है, स्फेरिकल, तो वो स्फेरिकल ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स की वजह से है। यानी कि न्यूक्लियर फोर्स उसे अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, तो तब जाके इसकी शेप कैसे बनती है, इट इज स्फेरिकल। और दूसरा जो फोर्स होता है इसमें, इट इज कोलम्बिक रिपल्सिव फोर्स, कोलम्बिक रिपल्सिव। क्योंकि कोलम्बिक फोर्स जो है
प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान, क्योंकि वो लाइक चार्जेस है तो वो रिपल्सिव बनेगा। तो इसका काम क्या है? शेप बिगाड़ना, टू डिसइंटीग्रेट द शेप ऑफ न्यूक्लियस, डिस्टॉर्ट और डिसइंटीग्रेट, और टू चेंज, टू डिस्टॉर्ट द शेप ऑफ न्यूक्लियस। तो अब इन दोनों में क्या होता है? झगड़ा रहता है। न्यूक्लियर फोर्स कहता है कि मैं अब न्यूक्लियस की शेप स्फेरिकल मेंटेन कर लूं, और कोलंबिक रिपल्सिव फोर्स का काम क्या होता है कि वो इस स्फेरिकल शेप को ब्रेक डाउन करना चाहता है। तो होता क्या है कि जब हम अभी पढ़ रहे थे, जब तक ये दोनों बराबर हैं तब तक हमारा न्यूक्लियस स्फेरिकल इन शेप ही रहेगा। तो जब तक, पहले हम कहेंगे व्हेन न्यूक्लियर, इफ तो हम क्या कहेंगे? इफ न्यूक्लियर फोर्स इज इक्वल टू कोलंबिक फोर्स, तो तब जाके शेप कैसी होगी? तो शेप इज स्फेरिकल। तो शेप स्फेरिकल होता है तब तक। फिर क्या हुआ? जब हमने देखा कि हमने इसे एक न्यूट्रॉन दिया, थर्मल न्यूट्रॉन दिया न्यूक्लियस को, तो उस वजह से क्या होता है? तो जब हमने क्या किया, जो हमारे पास थर्मल न्यूट्रॉन था, तो थर्मल न्यूट्रॉन क्या करता है? न्यूक्लियस को वो एक्साइटेड स्टेट में ले जाता है। तो जब हमने क्या देखा कि हमने एक न्यूट्रॉन, तो यहां डायग्राम बनाएंगे, हमने एक न्यूट्रॉन दिया यूरेनियम को, उसकी शेप अभी तक कैसी थी? स्फेरिकल शेप थी। तो थर्मल न्यूट्रॉन इसे क्या करता है? इस न्यूक्लियस को एक्साइटेशन एनर्जी देता है, प्रोवाइड्स इट एक्साइटेशन एनर्जी। तो इस वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस एक एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो ये एक एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। बट ये जो एक्साइटेशन एनर्जी होती है, ये फेवर करती है कोलंबिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को। तो हमने दिया था थर्मल न्यूट्रॉन, उसने दी एक्साइटेशन एनर्जी किसे? यूरेनियम को, 235 को। तो ये एक्साइटेशन एनर्जी किसे फेवर करेगी? ये फेवर करती है, फेवर्स कोलंबिक रिपल्सिव फोर्स। तो ये इसे कोलंबिक फोर्स को फेवर करती है। तो क्या हुआ? जब कोलंबिक फोर्स को फेवर करेगी तो रिपल्शन होना स्टार्ट हुआ। तो जो न्यूक्लियस में है, यानी कि जो न्यूक्लियस अब एक्साइटेड स्टेट में था, एक्साइटेड एनर्जी मिली, उसने फेवर किया कोलंबिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को। तो क्या होगा? तो अब न्यूक्लियस डिस्टॉर्ट होना शुरू होगा, इसकी शेप चेंज होती रहेगी। तो शेप चेंज होती रहेगी तो फिर ये कन्वर्ट होगा पहले ऐसे शेप में। तो इसमें क्या होगा कि जब ये न्यूक्लियस जो बना है, यानी कि इसमें कितने प्रोटॉन्स थे? 90, हाँ प्रोटॉन्स थे इसमें 92। अब हमने एक और न्यूट्रॉन दिया, तो इससे क्या होता है कि इसमें ऑसिलेशंस स्टार्ट होती है, ऑसिलेटर्स। तो ये ऑसिलेट होता है, यानी कि ऑसिलेशंस इसमें स्टार्ट होनी शुरू होती है। तब तक स्टार्ट रहती है कि जब तक ये न्यूक्लियस किस शेप में चला जाए? एक डंबल शेप में चला जाता है। तो ऐसे ही एक डंबल शेप में चला जाता है। तो फिर से यानी कि थर्मल न्यूट्रॉन क्या करता है? एक्साइटेशन एनर्जी देता है। एक्साइटेशन एनर्जी फेवर करती है कोलंबिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को। तो इससे क्या होता है? डिस्टॉर्ट होता है न्यूक्लियस, उसकी जो शेप होती है स्फेरिकल, वो चेंज होना शुरू होती है। तो इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस में उसमें ऑसिलेशन स्टार्ट होती है। तो तब तक ऑसिलेशन स्टार्ट रहती है जब तक इसकी शेप न्यूक्लियस की स्फेरिकल से एक डंबल में कन्वर्ट होती है। तो अगर ये एक्साइटेशन एनर्जी ज्यादा हुई, यानी कि ये जो एक्साइटेशन एनर्जी है अगर ये ज्यादा हुई, इसने ज्यादा फेवर किया किसे? कोलंबिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को, तो तब जाके ये डिस्ट्रॉट होता है, यानी कि ये अलग होते हैं डंबल। तो ये क्या होता है कि एक चला जाता है बैरियम में 56 141 और दूसरा चला जाता है किसमें? क्रिप्टन में। तो कन्वर्ट होता है एक बैरियम में और दूसरा होता है क्रिप्टन में।
कब? जब एक्साइटेशन एनर्जी ज्यादा होगी वो फेवर करेगी कोलम्बिक रिपल्सिव फोर्स को, तो तब जाके ये ब्रेक डाउन होता है, इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिशन। हाँ, अगर ऐसा हुआ कि जो एक्साइटेशन एनर्जी है इट इज नॉट एनफ, यानी कि ये ज्यादा नहीं है, तो तब जाके क्या होता है? तब जाके ये ऐसी शक्ल में होगा, यानी कि डंबल तो बनेगा, यानी कि अब अगर एक्साइटेशन जो है इट इज मिनिमम, कम है, तो क्या होता है? फिर से न्यूक्लियस ऑसिलेट होना शुरू होता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और एक डंबल बना लेता है। तो इस प्रोसेस को अब ये ब्रेक डाउन नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो मिनिमम है, तो इसे कहते हैं हम रेडिएटिव कैप्चर। तो न्यूक्लियस क्या, न्यूट्रॉन क्या हुआ? वो कैप्चर किया न्यूक्लियस ने, और न्यूक्लियस जो है डंबल की शक्ल से जो ब्रेक डाउन होना था वो डंबल ब्रेक डाउन नहीं हुआ, तो इसे कहते हैं हम रेडिएटिव कैप्चरिंग, और ना कि इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। तो न्यूक्लियर फिशन कब होगा? जब ये डंबल अब ब्रेक डाउन होगा टू लाइट न्यूक्लियर में, तो उनकी मास जो होनी चाहिए वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए इस मास की, तो तब ये थी थ्योरी ऑफ द न्यूक्लियर फिशन। अब हम एक एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि कितनी एनर्जी मिलेगी हमें, कहां से मिलेगी? न्यूक्लियर फिशन से। तो न्यूक्लियर फिशन से हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है, तो कैसे मिलेगी? मैंने पहले ही कहा था कि न्यूक्लियर फोर्स जो हो, न्यूक्लियर एनर्जी होती जो है वो कहां से मिलती है? न्यूक्लियर मास से। हमें कुछ मास डिफेक्ट मिल रहा है और हमें कुछ एनर्जी मिलेगी जो न्यूक्लियर फिशन के फॉर्म में होती है। तो एनर्जी रिलीज पर फिशन ऑफ यूरेनियम 292-235, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी जब एक फिशन होता है? तो हमने थर्मल न्यूट्रॉन लिया, उसे प्रोजेक्ट किया किसमें? यूरेनियम में, तो वहां से मिला हमें बैरियम, वहां से मिला हमें क्रिप्टन, वहां से हमें 3 न्यूट्रॉन्स मिलते हैं और एनर्जी मिलती है। तो हमें ये एनर्जी चाहिए कितनी होती है? तो एनर्जी रिलीज होगी फिशन में, वो किसके बराबर होगी कि इनका मास कितना है, रिएक्टेंट्स का मास कितना है, डिफरेंस करेंगे यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे तो इन दोनों में मास डिफरेंस आएगा, पहले मास ज्यादा होगी फिर बाद में कम होगी, तो उस वजह से क्या होगा? वो मास अकॉर्डिंग टू E = mc² कन्वर्ट हो जाएगी एनर्जी में। तो जब वो एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो वही हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम मास देखेंगे पहले यूरेनियम का, तो 235, बट इट इज अप्रोक्सीमेटली किसके, यहाँ पे हम 235 लेते हैं, बट असल में होती क्या है? 235.124 एटॉमिक मास यूनिट्स। तो न्यूट्रॉन की मास होती है 1.009 एटॉमिक मास यूनिट्स। तो पहले हम रिएक्टेंट्स का टोटल मास देख लेंगे, तो इस मास को ऐड कर लेंगे इस मास के साथ, तो हमें कितना मिलता है? 236.133 एटॉमिक मास यूनिट्स। फिर हम लिखते हैं मास ऑफ द बैरियम, वो कितना होता है? 141, बट असल में वो कितना होता है? 140.958 एटॉमिक मास यूनिट्स। ऐसे ही जो क्रिप्टन होता है उसकी मास हम लेते हैं 92, तो असल में कितनी होती है? 91.926 एटॉमिक मास यूनिट्स। तो ऐसे ही मास ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स कितनी होगी? वो होगी 3.027 एटॉमिक मास यूनिट्स। तो इन तीनों को ऐड कर लो, यानी कि अगर हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगा टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो टोटल मास जो होगी प्रोडक्ट्स की वो कितनी होगी? फिर हम इन्हें डिफरेंस कर लेंगे तो वो मास कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, तो उतनी एनर्जी मिलेगी हमें एक फिशन में। तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स कितना होगा? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, तो इन्हें ऐड कर लो, इसे 140.958, इसे ऐड कर लो 91.926, इसे ऐड कर लो 3.027, तो हमें मिलता है यहां से कितना? 235.911 एटॉमिक मास यूनिट्स। तो अब ये मास थी रिएक्टेंट्स की, तो ये मास मिली हमें प्रोडक्ट्स की, तो अब डिफरेंस कितनी हुई? तो डिफरेंस बिटवीन किस में आएगी? मास डिफेक्ट में, दैट इज डेल्टा एम। तो वो होगा मास ऑफ द रिएक्टेंट्स
इट इज 236.133। तो मैं सब्ट्रैक्ट कर लो कौन सी 235.911 एटॉमिक मास यूनिट्स, तो हमें मिलेगा 0.222 एटॉमिक मास यूनिट्स। तो इतना मास यहां से गायब होता है रिएक्टेंट से और प्रोडक्ट से। तो ये मास पहले ही हमने कहा था कि शक्ल में मिलेगा हमें, तो ये मिलेगा हमें एनर्जी के शक्ल में। तो और हमें मालूम है कि जो एक एटॉमिक मास यूनिट होता है इसके बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी कितनी मिलेगी, टोटल एनर्जी जो एक फिशन से मिलेगी, तो क्यों मिलेगा हमें 0.222 इंटू 931, तो जो अप्रोक्सीमेटली होगा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। यहां से 206 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट हम अप्रोक्सीमेटली लिख रहे हैं कि यहां से हमें मिल रहा है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। तो ये थी यहां तक कि जो मास चेंज हुई वो एनर्जी में मिली हमें। तो एक फिशन यानी कि पर फिशन ऑफ यूरेनियम 92 से हमें इतनी सारी एनर्जी मिलती है। ये थी अब तक, यानी कि फिर हमने सिर्फ फिशन पढ़ा। अगर हम यहां से देखेंगे कि जो अनकंट्रोल्ड होती है, तो असल में क्या होता है कि जब ये यूरेनियम जो होता है ये 92-235 ब्रेक डाउन होता है, किसमें ये होता है ब्रेक डाउन बैरियम में और होता है क्रिप्टन में, और इसके अलावा ये 3 न्यूट्रॉन्स देते हैं। तो ये 3 न्यूट्रॉन्स फिर से यूरेनियम को ब्रेक डाउन करते हैं, फिर से हमें बैरियम मिलता है, क्रिप्टन मिलता है और 3 न्यूट्रिनोज, ये फिर से किसी यूरेनियम एटम को, ये यूरेनियम एटम को ब्रेक डाउन करेगा। तो इस तरह से ये अनकंट्रोल्ड बनता है। तो हम इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, यानी कि न्यूक्लियर फिशन अब 2 टाइप की होती है, या तो अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन होगा या कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन होगा। अनकंट्रोल्ड कहाँ होता है, एटॉमिक बम में, बट जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हमें पावर जनरेट करने के लिए चाहिए न्यूक्लियर फिशन, वो होता है कंट्रोल्ड। तो यहां तक था ये न्यूक्लियर फिशन। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा इसमें आज, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है, फिर पढ़ा न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, उसमें हमने एक टाइप पढ़ा आज न्यूक्लियर फिशन। तो न्यूक्लियर फिशन का इस थोड़ी से एक्सप्लेन किया हमने लिक्विड ड्रॉप मॉडल से। तो एक्साइटेशन एनर्जी अगर ज्यादा हुई, कोलम्बिक फोर्स को जनरेट करेगी, यानी कि न्यूक्लियस डिस्टॉर्ट होता है, डंबल की शेप में आता है और ब्रेक डाउन होता है 2 लाइट न्यूक्लियर में, जिनकी मास होती है रिएक्टेंट के मास के बराबर। और अगर ऐसा हुआ कि एक्साइटेशन एनर्जी ज्यादा ना मिली उसे, तो क्या होता है डंबल की शेप में आता है, फिर वापस चला जाता है स्फेरिकल शेप में, उसे कहते हैं हम रेडिएटिव कैप्चरिंग। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोगों को सब समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स में लिखना।